सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो हम अपना चैप्टर 5 का पार्ट 3 या 4 का हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये हम यहाँ तक हमने छोड़ दिया है नारियल तथा पान, है ना। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यार सब्सक्राइब कर दे करो। इबन बतूता का चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान दो ऐसी वनस्पतीय उपज जिनसे उनके पाठक को पूरी तरह से अपरिचित है का वर्णन करता है। इवन तो ये कहता है कि जो नारियल था उसमें ऐसा गोल जैसे आपने देखा होगा और मुंह जैसे ये इंसान का मुंह हो। इबन बतूता इसके बारे में बताता था। इबन बतूता और भारत का शहर। इबन बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन और कौशल था। ये शहर धनी आबादी वाले समृद्ध थे। सवाई कभी कभी युद्धों और अभियानों से होने वाले विध्वंस के बाजार मात्रा आर्थिक और विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से एक से कम कुछ तो नर्तिका, संगीतकार और गायकों की सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। संचार की एक अनूठी प्रणाली। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इवन बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर चिंतित हुआ। डाक, तब आप सोच रहे होंगे कि डाक प्रणाली तब कैसे थी। जो डाक प्रणाली नहीं थी, वो एक व्यक्ति था जो डाक लेता था और वो दूसरे के शहर तक जाता था घोड़े से। तो घोड़े के पैर में ना झंझनी लगी रहती थी, तो वो उसको पता चल जाता था कि ये डाकिया आ गया। तो वो उसको देखकर वो चकित था। सो अब हमारा बनियर और आप विकसित पूर्व, जहाँ इबन बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसने अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया, वही बनियर एक विभिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस के व्यापक स्थिति की तुलना तथा भिन्नता का उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया। बनियर के ग्रंथ विलिस इन द मुगल एम्पायर अपने गहन परीक्षण, आलोचनात्मक संदृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय हैं। इसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास के एक प्रकार की वैश्विक ढांचे के स्थापित करने का प्रयास किया गया है। भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बनियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल विभिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी भूस्वामित्व के गुणों से दृढ़ विकास था और उसने भूमि पे राजकीय स्वामित्व भी राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए ही हानिकारक माना। बनियर को यह लगा कि मुगल साम्राज्य के सम्राट भारी भूमि का स्वामी था और उसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और उसकी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अंधकारी परिणाम होते थे। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बनियर तर्क देता था कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकता, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन है। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज से स्पष्ट नहीं होता कि राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर काल के सरकारी इतिहासकार अबुल फजल अकबरनामा के लेखक याद रहे आईने अकबरी में इस ग्रंथ का तीसरा भाग है। भूमि राजस्व तथा राजतंत्र की परिश्रमिक बताता है और राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बदले में की गई मांग के प्रतीत होता है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। मुगल साम्राज्य के निष्कुश रूप दोनों ही मान्यता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए
के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि लाभ तथा अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। उत्पादन हर जगह पन्तोन्मुखी था। साथ ही वह यह भी मानता था कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातु भारत से आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोना और चांदी के बदले निर्यात होता था। यह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था और अस्तित्व में भी रेखांकित किया था। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था और औसतन उसी समय यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरकीर्ति चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में ये सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि व्यापार अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व से संबंध से जुड़े होते थे और अपनी जाति, व्यावसायिक और संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। बाकी विदेशी यात्रियों द्वारा महिलाओं, दासियों और सती तथा श्रमिकों का उल्लेख। बाजार में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुले आम बेचे जाते थे और दास होता है जो सर्वेंट, नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए भी जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा था तो उसने सुल्तान महमूद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े तथा दास खरीदे। इब्न बतूता ने विवरण में प्रतीत होता है कि दासों की काफी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां और संगीत और गायन के निपुण थी। दासों की सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या ढाले में पुरुषों और महिलाओं को भी ले जाने के विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। सो चलिए, ये हमारा लास्ट चैप्टर था, इसका लास्ट वीडियो थी चैप्टर 5 की। सो ये कंप्लीट हो गई है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना आने वाला चैप्टर भी आप देखते रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी टाइम वीडियो।